Hello everyone, myself Prashant Punia and I welcome you to the YouTube channel The Beast by Prashant Punia. So this is the lecture 2 of some basic concept of chemistry. We have finished with the lecture 1 of this chapter. In the previous video we have studied about what is mole, what is the concept of the basic of this chapter. We have read about the molecular weight, what is atomic number, atomic representation. So अब हम शुरू करते हैं अपनी दूसरी वीडियो जिसके अंदर हम पढ़ेंगे मेनली कि न्यूमेरिकल्स को कैसे सोल्व किया जाता है। वो वाली वीडियो में हमने मेनली एक बेसिक चीज़ पढ़ ली थी जिसके वजह से अब हम आगे क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स मैं आपको बताऊंगा, एक एक क्वेश्चन को मैं तीन तरीके से कर दिखाऊंगा जिससे आपको पता चले कि हम किस तरीके से क्या करते हैं, किस तरीके से न्यूमेरिकल्स किए जाते हैं, जिसके ऊपर आप अननोन सैम्पल प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस करेंगे जिसके अंदर कुछ भी पूछा जा सकता है। मोल कॉन्सेप्ट भी इस्तेमाल होगा उसके अंदर। फिर हम पढ़ेंगे परसेंटेज कंपोजिशन की कोई भी एक फॉर्मूला है उसके अंदर किसी भी एक एटम की क्या परसेंटेज कंपोजिशन में, उस पर से क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। फिर हम पढ़ेंगे डेंसिटी के टाइप्स, एब्सोल्यूट डेंसिटी क्या होती है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, वेपर डेंसिटी क्या होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, रिलेटिव डेंसिटी विद रेस्पेक्ट टू वाटर, ये सब क्या है। ये जो डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट है ये आपका जो फिज़िक्स है उसमें भी इस्तेमाल होती है। जो आपकी यूनिट है वो वाटर वाली यानी हाइड्रोस्टैटिक्स, डायनामिक्स वगैरह उसमें भी इस्तेमाल होती है। ये आपका इक्विलिब्रियम में भी इस्तेमाल होगा, आपका सॉल्यूशन में भी इस्तेमाल होगा। तो ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो शुरू करते हैं हम अपना सबसे पहले हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल द अननोन सैम्पल प्रॉब्लम, जिसके लिए मैंने क्वेश्चंस भी लिखे हुए हैं। सीधे अब हम इससे स्टार्ट करते हैं। इसमें आप सीखेंगे कि न्यूमेरिकल्स कैसे किए जाते हैं। कुछ बच्चों को न्यूमेरिकल्स में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, कुछ बच्चों के न्यूमेरिकल्स ही आते हैं करने। तो हम सभी तरीके से अपने क्वेश्चंस को करना सीखेंगे, ठीक है। आप पॉज कर ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए और फिर अब हम इनके सॉल्यूशंस देखते हैं, हम इन्हें कैसे करना है, कैसे सोचते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम शुरू करते हैं। एक अननोन सैंपल है ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, अननोन सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विच कंटेन्स 48 ग्राम ऑफ कार्बन, फाइंड द मास ऑफ अननोन सैंपल, ओके, एंड फाइंड द मास ऑफ ऑक्सीजन इन दैट सैंपल, ठीक है। मास बताइए उस अननोन सैंपल का, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का सैंपल तो है लेकिन हमें उसका मास नहीं पता, हमें बस इतना पता है कि उसके अंदर 48 ग्राम ऑफ कार्बन है। सबसे पहले आंसर नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं। देखिए इन्होंने बात की है कैल्शियम कार्बोनेट की, CaCO3। मैंने आपको मोलिकुलर वेट याद कराए थे, इसीलिए याद कराए थे क्योंकि ये बार बार इस्तेमाल होंगे। 40 है कैल्शियम का, कार्बन का है 12 और जो ऑक्सीजन है उसका होता है 16। ये आया है 100, ठीक है। 100 इसका होता है मोलिकुलर वेट, ठीक है। तो इन्होंने कहा कैल्शियम कार्बोनेट का आप अननोन सैंपल का मास बताइए। देखिए 48 ग्राम कार्बन आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो आप ये देखिए इसके अंदर कार्बन जो है उसका कितना है, उसका है 12 ग्राम, टोटल का कितना है 100 ग्राम, ठीक है। तो इससे एक बात हमें समझ आती है, क्या 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ CaCO3। 12 ग्राम कार्बन में आपका 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। ये जो पहला टाइप है, मैं ये पहला टाइप पढ़ा रहा हूँ, मतलब इसको मेथड 1 कि इसी क्वेश्चन को एक तरीके से कैसे कर सकते हैं, इसको कह रहा हूँ मैं यूनिटरी मेथड। ये यूनिटरी मेथड से सॉल्व करेंगे हम, यूनिटरी मेथड। तो यूनिटरी मेथड आपने आपकी छोटी क्लासेस में मैथ्स में पढ़ते हैं हम यूनिटरी मेथड, सबसे पहले वहीं इंट्रोडक्शन होता है इस चीज़ का। लेकिन यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी अलग होती हैं तो बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन है कॉन्सेप्ट वही कि जैसे हम पढ़ते हैं कि एक क्लास में 10 बच्चे हैं, उनके पास 40 पेंसिल है, तो 15 बच्चों के पास कितनी पेंसिल होंगी, इस टाइप का क्वेश्चन। जो वो उसी टाइप की ही तो चीज़ें यहाँ पर होंगी। क्या उसमें हम क्या करते हैं, पहले 10 बच्चों के पास अगर 40 है तो हम निकालते हैं एक बच्चे के पास कितनी पेंसिल है, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 15 से, तो पता चल जाता है 15 बच्चों के पास कितनी पेंसिल होंगी। उसी तरीके का यहाँ क्वेश्चन है। 12 ग्राम कार्बन प्रेजेंट है 100
ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, हमसे पूछा है 48 ग्राम में कितना होगा। देखिए तो 1 ग्राम कार्बन में कितना होगा। देखिए आप इसके लिए ये देखिए 12 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें, ये कुछ अलग तो हो नहीं जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। और अगर ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ जाकर डिवाइड में हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं। 100 यानी कि 1 ग्राम में 100/12 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं, हो गए। ठीक है, तो अब हमें पता चलेगा 48 ग्राम जो हमें दिया हुआ है कार्बन, उसमें हमें पता चल जाएगा कि कितना कैल्शियम कार्बोनेट होगा इंटू 48 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। और हमारा यही तो पूछा है उन्होंने पूछा है 48 ग्राम कार्बन में कितना कैल्शियम कार्बोनेट होगा। फाइंड द मास ऑफ अननोन सैंपल, किसके अंदर, 48 ग्राम ऑफ कार्बन के अंदर। तो इस तरीके से हमने यूनिटरी मेथड लगा के बिल्कुल सिंपली इसको सॉल्व कर दिया। 12 ग्राम प्रेजेंट है कितने ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में, तो 1 ग्राम प्रेजेंट हुआ इतने में, मल्टीप्लाई बाय 48, तो बिल्कुल आपका 48 ग्राम में कैल्शियम कार्बोनेट का कितना मास प्रेजेंट है ये आ गया। ठीक है, इसी का दूसरा पार्ट देखते हैं यूनिटरी मेथड से। क्या है दूसरा पार्ट? इन्होंने कहा है फाइंड द मास ऑफ ऑक्सीजन इन दैट सैंपल, यानी कि ऑक्सीजन का कितना मास है इन दैट सैंपल में। तो हमें सैंपल का मास तो हमें मिल गया, कितना ये आएगा इसको सोल्व करने के बाद। तो अब हमसे पूछा है कि कैल्शियम का वो ऑक्सीजन का कितना होगा। इसको सोल्व करने के बाद आता है 400 सैंपल का, तो हमें मिल गया वजन। तो हमें ऑक्सीजन का पूछा है इसमें। इसके लिए देखिए आप 100 ग्राम, इसके लिए आप देखिए 100 ग्राम CaCO3 के अंदर 48 ग्राम ऑक्सीजन है। कैसे, अभी बताता हूँ। 48 ग्राम ऑक्सीजन है, क्यों? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर हमने ये वाला चीज़ जो ऑक्सीजन कितना है इसके अंदर 48 ग्राम, एक के अंदर 16 होता है तो 3 के अंदर कितना हुआ 48 ग्राम होगा, बिल्कुल सही। तो 1 ग्राम CaCO3 यानी कि जो सैंपल है उसमें हुआ 48/100 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। और हमसे पूछा है पूरे सैंपल में, और सैंपल कितना है 400 ग्राम। तो इसकी 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। यहाँ पे 1 ग्राम था, इधर भी हम 400 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इधर भी 400 से मल्टीप्लाई करेंगे। 400 से ही तो मल्टीप्लाई हुई है, 1 ग्राम ये इंटू 1 ही तो है 400 ग्राम। तो ये आपका आ जाएगा ये 4, तो 48 इंटू 4 आपका इतने ग्राम ऑक्सीजन इसके अंदर है, सैंपल के अंदर। ठीक है, आपने ये चीज़ देखी होगी। इस वाले में हमने इधर कार्बन लिखा, इधर हमने लिखा पूरे इसका सैंपल का वजन। इस वाले में इधर हमने सैंपल लिखा, इधर लिखा ऑक्सीजन का वजन, मतलब उल्टा कर रखा है हमने ये इसलिए किया है क्योंकि जो चीज़ पूछी होती है उसे लेफ्ट साइड ले आओ। उधर उन्होंने पूछा था पहले में कि मास ऑफ अननोन सैंपल 48 ग्राम कार्बन हमें दिया हुआ था, तो 12 ग्राम में 100 ग्राम था, 1 ग्राम में इतना, तो 40 ग्राम में सैंपल का वजन आ गया। लेकिन अब हमें सैंपल का वजन पता है, हमसे पूछा है कि ऑक्सीजन का मास कितना होगा इस 400 ग्राम सैंपल में। तो 100 ग्राम सैंपल में इतने ग्राम ऑक्सीजन है, तो 1 ग्राम में डिवाइड बाय 100 है, तो 400 ग्राम में कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर ये आ गया सीधा। तो ये सिंपली एक सीधा यूनिटरी मेथड है कि उन्होंने दिया हुआ है कि कितने में इतना है, तो 1 में इतना है, जितने में पूछा उसमें कितना है। ये सिंपल आपकी 8th और 9th लेवल की प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसमें मोल्स और ग्राम ये चीज़ें आ जाती हैं तो आपको ये कन्फ्यूजिंग लगता है, लेकिन कॉन्सेप्ट ये वही है। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसको दूसरे तरीके से। मेथड 1 जो है यूनिटरी मेथड है, अब हम इसको दूसरे तरीके से कर रहे हैं। दूसरा तरीका, तीसरा तरीका भी पढ़ेंगे हम, रेशो मेथड, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। रेशो मेथड काफ़ी छोटा है, उससे इतना लंबा कुछ नहीं करना। दूसरा मेथड हम करेंगे मोल कॉन्सेप्ट से। मोल कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको सिखाया था पहली वीडियो में, मैंने मोल कॉन्सेप्ट इसीलिए पढ़ाया क्योंकि अगले वाले क्वेश्चंस में हर क्वेश्चन में घुस सकता है मोल कॉन्सेप्ट। बिल्कुल सही बात। आइए देखते हैं क्या। अब देखिए आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए। CaCO3, अगर मैं 1 मोल CaCO3 कहूँ आपसे, तो इसके अंदर कितने मोल कार्बन दिख रहे हैं आपको? 1 मोल CaCO3 ले रहे हैं तो इसके अंदर 1 ही मोल कार्बन है। कैसे? इसको अच्छे से लिख देता हूँ।
ये पूरा एक मॉलिक्यूल, इसके अंदर आपको कार्बन कितने दिखाई दे रहे हैं? एक ही तो कार्बन है इसके अंदर, बिल्कुल सही। 1 मोल CaCO3 के अंदर 1 मोल कार्बन, कितने मोल कैल्शियम है? 1 मोल कैल्शियम, यहाँ पर एक ही लिखा है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि 1 मोल CaCO3 के अंदर कितने मोल ऑक्सीजन? 3 मोल ऑक्सीजन। समझ आई बात? ये बात आपको पकड़नी होगी, ये बात आपको समझनी होगी, ठीक है। इस फॉर्मूले में जितने से नीचे मल्टीप्लाई है, जितने मतलब उसके एटम कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं इस मॉलिक्यूल के अंदर, उतने ही मोल से उसकी मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। अब इसको करने का यही तरीका है, क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, ठीक है। ये हम पढ़ रहे हैं क्या? मेथड 2, जो कि क्या है? मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट से सेम ही क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो ये हुआ नंबर ऑफ जो मोल्स हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, उतने ही मोल्स हैं कार्बन के, ठीक है। मोल्स को क्या लिख सकते हैं हम? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कैल्शियम कार्बोनेट का, कोई दिक्कत नहीं। कार्बन का ये भी वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, किसका? ये चल रही है कहानी इधर कार्बन की, ठीक है, बिल्कुल सही बात। तो वेट ऑफ कार्बन हमें क्या दिया हुआ है? हाँ दिया हुआ है 48 ग्राम ऑफ कार्बन, ठीक है। क्या हमें मॉलिक्यूलर वेट पता है कार्बन का? बिल्कुल पता है, क्योंकि 12 होता है, वो टेबल मैंने इसीलिए बनवाई थी, बार बार इस्तेमाल होगी। तो वेट क्या हमें पता है सैंपल? अगर नहीं, हमसे तो सैंपल का वेट बताइए, ये कह रहे हैं फाइंड द मास ऑफ द नोन सैंपल, ये नहीं पता हमें, ठीक है, ये नहीं पता हमें। मॉलिक्यूलर वेट पता है क्या आपको कैल्शियम कार्बोनेट है? बिल्कुल पता है, हमने अभी निकाला 100 ग्राम। तो ये क्या? फोर्जा, तो वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आ गया 400 ग्राम, उसमें भी इतना ही आया था, इस तरीके से भी आ गया आपका, बिल्कुल सही। दूसरा पार्ट इसी का जो है क्या? इन्होंने कहा मास ऑफ ऑक्सीजन इन दैट एटम। देखिए मैंने आपको बताई थी 1 मोल CaCO3 के अंदर 3 मोल ऑक्सीजन है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 3 गुना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर 3 मोल्स ऑक्सीजन है, बिल्कुल सही, फॉर्मूले से दिख रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं, फॉर्मूला खोले मोल्स का, मो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, किसकी? ऑक्सीजन की कहानी है इधर 3 मोल्स ऑफ क्या? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, किसकी कहानी? इधर कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि इन्होंने कहा सैंपल क्या रखा है जिसको। तो वेट आपको पता है, ऑक्सीजन नहीं, यही तो निकालना है हमें ऑक्सीजन का। मॉलिक्यूलर वेट आपको पता है क्या? हाँ 16 होता है। 3 वेट ऑफ सैंपल पता है? हाँ अभी तो निकाला है 400 ग्राम, बिल्कुल बात सही। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट पता है? हाँ पता है आपको, 100 ग्राम, ये रहा। तो सीधा ये गया कट, तो वेट ऑफ ऑक्सीजन आ गया आपका 16 × 3 × 4, यानी कि जितना सैंपल है, यानी 400 ग्राम सैंपल के अंदर ऑक्सीजन इतने ग्राम होगा, बिल्कुल सही। ये था मोल कॉन्सेप्ट से करने का तरीका। अब ये इससे भी छोटा तरीका है, क्या है? वो है रेशो मेथड। इसको मैं मिटा रहा हूँ, अच्छी तरीके से नोट कर लिया हो, ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ। मेथड 3 अब हम पढ़ने वाले हैं। देखिए ये एक ही क्वेश्चन को हम 3 तरीके से कैसे कर सकते हैं, ये मैं सिखा रहा हूँ कि आप न्यूमेरिकल में कैसे सोचें, कैसे कर पा रहे हैं। मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, ये मोल का मैं पढ़ा चुका हूँ बिल्कुल, मैंने फिर भी इसको बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया, एक पार्ट को खोल कर दो तरीके से कर दिखाया मैंने इस क्वेश्चन को। और हम तीसरे तरीके से कर रहे हैं, क्या? मेथड 3। यही क्वेश्चन को मेथड 3 से कर रहे हैं। क्या है मेथड 3? रेशो मेथड, ठीक है। देखिए इस रेशो मेथड के अंदर जो एक लाइन में इस्तेमाल करूँ, ये क्वेश्चन एक लाइन की इक्वेशन हो जाएगा। कैसे? उस लाइन की इक्वेशन वो कैसे आई, मैं आपको एक बार वो बता रहा हूँ। पहले देखिए, हमने कहा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कोई दिक्कत नहीं। वेट ऑफ कार्बन और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन कितना होता है? 12। इसको अभी ऐसे ही लिख रहा हूँ मैं, वेट ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू वेट ऑफ CaCO3 अपॉन वेट ऑफ कार्बन, सॉरी वेट ऑफ वो मॉलिक्यूलर, सॉरी ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaCO3, ठीक है। वेट को मैं एक तरफ ला रहा हूँ, तो वेट ऑफ कार्बन
weight of CaCO3 is equals to molecular weight of क्या कार्बन molecular weight of CaCO3। इसमें कुछ अलग से मैंने कुछ करा नहीं, बिल्कुल सिंपल चीज़ है तो मोल कॉन्सेप्ट से। ठीक है, अब देखिए आपको यही जो ये इक्वेशन है वेट अपॉन इसका वेट, या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं क्या, वेट ऑफ CaCO3 रेसिप्रोकल कर रहा हूँ दोनों तरफ, वेट ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू मोलिकुलर वेट ऑफ क्या CaCO3 अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ क्या कार्बन। ये कुछ अलग तो है नहीं, रेसिप्रोकल किया है मैंने। तो वेट ऑफ ये तो आपको पता है मोलिकुलर वेट 100/12, वेट ऑफ CaCO3 आपको निकालना है और वेट ऑफ कार्बन आपको पता है 48 ग्राम। तो देखिए मतलब ये वाली जो इक्वेशन है ये कह लीजिए, या ये जो कह लीजिए ये वाली इक्वेशन को ही हम रेशो की तरह इस्तेमाल करेंगे, यानी कि वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का जो रेशो है किसके साथ, वेट ऑफ कार्बन के साथ, वो फिक्स होगा। क्या फिक्स होगा, मोलिकुलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और मोलिकुलर वेट अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ कार्बन के रेशो के इक्वल होगा, और ये फिक्स होगा। अगर मैं ऑक्सीजन का भी अभी कर दिखाऊंगा। ये देखिए आप, ये क्वेश्चन अब हो गया, वेट ऑफ कैल्शियम ये हमने वेट ऑफ कैल्शियम ये निकालना है हमें, वेट ऑफ कार्बन ये हमें दिया हुआ है 48 ग्राम, मोलिकुलर वेट हमें पता है, ये मोलिकुलर वेट ऑफ कार्बन हमें पता है, तो इससे हमारा ये आ गया 4 और वो मल्टीप्लाई में जाकर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हमारा इससे आ गया सीधा 400 ग्राम। ठीक है, आपको ये हर बार ये जो मैंने डेरिवेशन कर दिखाई है ये यहाँ तक ये नहीं करना है, आपको सीधा ये फॉर्मूला उठाना है रेशो वाला। कैसे, अब मैं दूसरे पार्ट में फिर से करके दिखाऊंगा इसे। ठीक है, अब मैं सीधा इसी फॉर्मूले को लिखूंगा ऐसे ही जैसे उसमें लिखा मैंने। ठीक है, पर ये थोड़ा अच्छा होता है, थोड़ा मिस्टेक होने के चांस ऐसे कम होते हैं। आइए देखते हैं दूसरे वाले क्वेश्चंस के अंदर क्या। देखिए इसको भी एक बार मैं डेरिवेशन और करा देता हूँ आपको, जिससे कि आपका हाथ बैठ जाए। अगले क्वेश्चंस में हम डायरेक्ट ट्राई करेंगे, एक बार और देख लीजिए क्या है। इन्होंने कहा अब आप बताइए मास ऑफ ऑक्सीजन इन दैट सैंपल। ठीक है, आप ये देखिए नंबर ऑफ मोल्स किसके, ऑक्सीजन के, OXYGN ऑक्सीजन के इक्वल हैं 3 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। किसी को कोई दिक्कत, ये कितनी बार बता चुका हूँ मैं, बार बार बता रहा हूँ। यहाँ पर 1 मोल है कैल्शियम कार्बोनेट का, तो उसके अंदर 3 मोल ऑक्सीजन है, बिल्कुल सही बात। तो इसको हम वेट ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन, किसी को कोई दिक्कत नहीं, 3 मोल्स वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन वेट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, बिल्कुल सही तरीका। और देखिए मैं वेट को इस साइड ला रहा हूँ दोनों के, अपॉन वेट ऑफ क्या कैल्शियम कार्बोनेट और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्या कैल्शियम कार्बोनेट। ये वो इक्वेशन है जो हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे। क्या है इसके अंदर मैं वैल्यू रख रहा हूँ, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन पता है आपको, जी हाँ पता है, इसकी 3 से मल्टीप्लाई रहेगा। ये गलती हम कर देते हैं अनजाने में, ध्यान नहीं देते लिखते समय। तो 16 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है कितना 100, ये आपको मैं निकाल कर दिखा चुका हूँ। ठीक है, अब वेट ऑफ ऑक्सीजन हमें निकालनी है। इन्होंने कहा मास बताइए आपका, वेट ऑफ ऑक्सीजन हमें नहीं पता, इसको वैसे ही लिख दिया। और वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हमें पता था, सैंपल की प्रॉब्लम अभी पिछले उसमें निकाली, ये थी 400, तो ये आपका सिंपली आ गया, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या 16 × 3 × 4, और ये आपका उतना ही आया जितना पिछले तरीके से आया था। तो ये हुआ तीसरा आपका रेशो मेथड। ये तीनों तरीके मैंने आपको इसलिए करके दिखाए हैं क्योंकि बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है मोल कॉन्सेप्ट के इन तरीक़ों को अप्लाई करने में। यही कॉन्सेप्ट आपके इस्तेमाल होते हैं फिर गैसियस स्टेट, इक्विलिब्रियम, सॉल्यूशन। अगर ये चैप्टर नहीं होता स्ट्रॉन्ग बच्चे का तो वो वीक होता जाता है, उसे प्रॉब्लम आती जाती है। तो आप फिर से एक बार इन चीज़ों को, इस क्वेश्चन को, इन तीनों तरीकों को अपनी कॉपी पर अलग से करके देखें। ठीक है, अब देखिए ये थोड़ा काफ़ी सिंपल तरीका है, बिल्कुल सही, एक ही लाइन में क्वेश्चन कर देता है ये।
ठीक है। तो ये अब इसी मेथड के तरीके से मैं आपको ये 2 क्वेश्चन और कर दिखाऊंगा, फिर हमारा टॉपिक ही कंप्लीट होगा। टाइप 3 जो हम पढ़ रहे थे, टाइप 3 की अननोन सैंपल प्रॉब्लम। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। करने को आप कोई से भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अब जब कंपटीशन आप पेपर देंगे तो या तो आप मोल वाला तरीका करें, या वैसे यूनिटरी मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इतना लंबा खासा है नहीं, आपको जो पसंद हो वो करें। लेकिन मैं जब करता था मैं मोल वाले क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से करता था, लेकिन यूनिटरी मेथड भी सीखना ज़रूरी है। जब आप जैसे कि फ़िज़िक्स में पढ़ेंगे, जैसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तो उसके अंदर आपको करने होंगे ये यूनिटरी मेथड की, इतने बड़े वॉल्यूम स्फेयर का ये वॉल्यूम, इसमें इतना वजन, तो एक में कितना वजन, तो छोटा स्फेयर उसमें से कट कर देंगे वो, तो फिर आपको बताना होगा कि अब क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, उसमें यूनिटरी मेथड इस्तेमाल होगा। ये फिज़िक्स में भी इस्तेमाल होगा, ये तो कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है। इसके बिना तो कुछ पढ़ाई आप मतलब कॉम्पिटिशनिस्ट में बैठ ही नहीं पा रहे, मतलब आप इसको पढ़ना ही होगा आपको। आप क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रहे हैं हम, आंसर नंबर 2। ठीक है, इन्होंने कहा एक अननोन सैंपल है Mg2P2O7 जिसके अंदर आपके 10⁻20 ऑक्सीजन एटम हैं। बिल्कुल सही बात। तो आप P नंबर ऑफ P एटम्स बताइए। ठीक है, देखो वो जो रेशो था वो ज़रूरी नहीं कि आपकी वेट और वेट में ही हो, नंबर में भी हो सकता है। कैसे? देखिए, नंबर ऑफ क्या ऑक्सीजन, किस चीज़ का पूछा, ऑक्सीजन और फॉस्फोरस की बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम और नंबर अपॉन नंबर ऑफ फॉस्फोरस एटम। आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, Mg2P2O7। इस फॉर्मूले के अंदर ये तो है नहीं कि आप फॉर्मूला बदल जाएगा, बदलता रहता है हर क्वेश्चन के साथ, तो नहीं, ये तो फिक्स ही रहेगा। कोई कंपाउंड है वो तो यही रहेगा। इसके अंदर आप देख रहे हैं फॉस्फोरस के जब 2 एटम मिलते हैं और ऑक्सीजन के जब 7 एटम मिलते हैं, तब जाकर ये फॉर्मूला बना पूरा, ये कंपाउंड है, ये पूरा बना। तो इसके अंदर नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन और नंबर ऑफ एटम ऑफ फॉस्फोरस फिक्स ही रहेगा, 7 और 2 का रेशो बना रहेगा। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन ऑफ एटम कितने हैं, 7, नंबर ऑफ फॉस्फोरस एटम कितने हैं, 2, तो ये रेशो फिक्स ही बनी रहेगी। अब ऐसे ही उन्होंने वो पूछ लिया कि क्या 10⁻20 ऑक्सीजन एटम है, तो ये आप इसकी जगह गिवन वैल्यू रख दीजिए 10⁻20 अपॉन नंबर ऑफ फॉस्फोरस एटम आपको निकालने हैं कितने हैं, तो बस आपको रेशो पता ही है 7/2 नंबर ऑफ फॉस्फोरस एटम आपके आ जाएंगे बिल्कुल 2/7 × 10⁻20 इतने आपके फॉस्फोरस एटम होंगे। देखिए एक लाइन में कर दिया उस रेशो वाले तरीके ने मेथड ने इस सवाल को। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि आप मास ऑफ सैंपल भी बताएं, मास ऑफ सैंपल भी बताएं। अब इसके अंदर आप मास ऑफ सैंपल कैसे निकालेंगे, देखिए अब जो दूसरा तरीका अब हम कर रहे हैं, इसका दूसरा मतलब दूसरा तरीका नहीं, दूसरा टाइप, दूसरा पार्ट। ठीक है, वो क्या है, इन्होंने कहा मास ऑफ सैंपल बताइए, मास ऑफ सैंपल बताइए, मास ऑफ सैंपल बताइए। क्या सैंपल क्या है, Mg2P2O7। ठीक है, देखिए ये थोड़ा सा एकदम से सिंपल नहीं है, कॉम्प्लेक्स सा है, लग रहा है आपको क्योंकि कुछ दिख नहीं रहा इधर, तो इसको भी मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखा दूंगा जिससे कि आपको फिर से एक बार रिवीजन हो जाए। ठीक है, बाई मोल कॉन्सेप्ट तरीके से कर रहा हूँ मैं, बाई मोल कॉन्सेप्ट के तरीके से। क्या, देखिए नंबर ऑफ मोल्स जो ऑक्सीजन के हैं वो 7 टाइम्स हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Mg2P2O7 के। किसी को कोई दिक्कत हो रही है? बिल्कुल भी नहीं। इसका 1 मोल तो ऑक्सीजन के 7 मोल के बराबर है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ P2O2 Mg2P2O7। ठीक है, इधर हम लिख सकते हैं इसको N/N, मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था मोल्स का, इधर भी लिख रहा हूँ मैं N/N Mg2P2O7। ठीक है, देखिए और इसको सिंपल करने के लिए मैं इसको मोल ही रहने देता हूँ। क्यों, अभी समझ आ जाएगा आपको। ये हमें पता है 10⁻20 दे रखा है इन्होंने, ये हमें पता है 6.022 × 10⁻23 जी, और ये 7 है, 7 नीचे आके मल्टीप्लाई में, तो इससे आपके सीधे सीधे क्या आ जाएंगे, मोल्स। और मोल्स आ गए तो हम मोल को क्या लिख सकते हैं, मोल को लिख सकते हैं वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट हमें पता है Mg2P2O7 का, इसका जब करते हैं तो Mg का कितना होता है 24,
24 को आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। फॉस्फोरस का होता है 30 और ऑक्सीजन का कितना होता है 7 × 16, तो ये आता है 222। आप कर देख लीजिए, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट आपको पता है 222 मोल्स यहाँ से आ गए आपको पता है, और वेट अपॉन 222, और ये इससे आपका वेट निकल जाएगा इंटू 222 करने के बाद। ये तरीका है मोल कॉन्सेप्ट से करने का, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसको रेशो वाले तरीके से ही कर रहे हैं, अब जिससे कि आपको दोनों तरीके से कर दिखा दिया मैंने, ठीक है। देखिए अभी तक आपने जो पढ़े पिछले वाले में, क्या हम यहाँ पे देख रहे हैं नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन के कितने नंबर ऑफ, यानी कि यहाँ पे हम सेम क्वांटिटी ले रहे हैं, लेकिन क्या सेम मतलब नंबर अपॉन नंबर ही फिक्स होता है? क्या वेट अपॉन नंबर भी फिक्स नहीं हो सकता? हो सकता है। रेशो तो अगर दो चीज़ हैं उनकी भी ली जा सकती है, दूसरी क्या कैसे बाई कर रहे हैं। अब हम, मैं थोड़ा ब्लैक पेन से कर देता हूँ, ब्लैक बाई रेशो मेथड से कर रहे हैं हम। क्या देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हमसे कह दिया क्या 7 टाइम्स है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Mg2P2O7 के, बिल्कुल सही बात, ठीक है। अब हम ये लिख रहे हैं नंबर ऑफ N/N, क्योंकि इससे हमें मोल्स मिल जाएंगे। हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ये नंबर में दिया हुआ है कि एटम इतने हैं, इससे हमें पूरी ये हमें पता है, तो इससे मोल मिल गए। तो 7, क्या इसको क्या लिख सकते हैं हम, देखिए वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो इसके अंदर आप इसको लिख सकते हैं हम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल्स टू इंटू 7 है N/N, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। देखिए ये भी एक तरीके से वैसे मोल कॉन्सेप्ट के तरीके से ही आती है। रेशो भी तो जो हम ये जो रिलेशन बनाते हैं ये भी तो मोल कॉन्सेप्ट के तरीके से ही निकालते हैं, बस ये शॉर्टकट तरीका है, पर वो बनानी उसी से पड़ती है, लेकिन इससे थोड़ा सिंपल होने के चांसेस होते हैं। क्या देखिए अब मैं वेट को यहाँ लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ ये, इसको मैं नीचे ले आया, इसको मैं यहाँ पहुँचा दूँगा, और ये 7 को नीचे क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा क्या मॉलिक्यूलर वेट अपॉन Na इंटू 7, किसी को कोई दिक्कत। तो ये वाली जो रेशो है और ये वाली जो रेशो है ये भी फिक्स ही रहेगी, इसको डायरेक्ट इस इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं। क्या मॉलिक्यूलर वेट किसका है, ये है आपका इस फॉर्मूले का, क्या 222 अपॉन Na आपको पता है 022 इंटू 10 की पावर क्या है 23 इंटू 7, और ये क्या वेट अपॉन 10 की पावर 20, सोल्व करने के बाद आपका वेट आ जाएगा। ये मैंने रेशो वाली जो चीज़ है ये कैसे आई, ये आपको मैंने फॉर्मूले से एक तरीके से बताई, ठीक है। तो अब ये 3 तरीके हुए करने के, ठीक है। अब हम ये वाला एक बार क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन हुआ ख़त्म। देखिए अब ये इन जो मैंने आपको पार्ट पढ़ा दिए मोल कॉन्सेप्ट ये सब, बस इन पर इसी लेवल के लगभग क्वेश्चन, कुछ लेवल थोड़ा चला जाता है आईआईटी में ऊपर, वो सब भी देख लेंगे हम, आगे क्वेश्चन करते जाएंगे, ठीक है। अब हम तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए इसके अंदर आपको एक कॉम्प्लेक्स ये फॉर्मूला दिख रहा होगा, क्या ये K4FeCN6 ये क्या है। देखिए इस चैप्टर के अंदर कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिल सकते हैं जो अगले चैप्टर से रिलेट करते हों, जैसे इसके अंदर आपको फॉर्मूला भी दे सकता है हाइपो परक्लोरिक एसिड या कुछ भी किस तरीके से वो जो पी ब्लॉक के हैं। तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि अभी आपने वो सब नहीं पढ़ा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नहीं आता कुछ भी इस चैप्टर में, वो आगे की चीज़ें हैं तो आप जब ही कर पाएंगे उनको, जब फॉर्मूला आपको ध्यान होगा। तो इससे डरने की बात नहीं है, आप उन्हें स्किप कर सकते हैं फ़िलहाल के लिए, क्योंकि आप जब फॉर्मूले पढ़े होंगे आपने तभी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए मैं आपको बता दूं ये एक कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, क्लास 12th का चैप्टर है कोऑर्डिनेशन। ये होते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, कोऑर्डिनेशन में पढ़ते हैं, लाइजेंड वगैरह ये सब क्या होते हैं। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ इसको कैसे सोल्व करें। K4FeCN6 ये डिसोशिएट होता है किस फॉर्म में, K पॉजिटिव, ये 4 हैं तो यहाँ 4 लिख दिया, और आपका FeCN6 4 नेगेटिव, इधर 4, ये क्योंकि कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल था
इधर 4 के ऊपर एक पॉजिटिव है चार्ज, तो इधर चार्ज नेगेटिव आना चाहिए ताकि न्यूट्रल रहे। ठीक है, इसको हम रेशो वाले मेथड से ही कर रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के पोटेशियम। देखिए इसको हम रेशो ले रहे हैं किसकी फॉर्म में, अब रेशो ले रहे हैं हम नंबर ऑफ फॉर्म, नंबर ऑफ कार्बन अपॉन नंबर ऑफ पोटेशियम की फॉर्म में। क्या नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, देखिए इस फॉर्मूले में कार्बन है 6, पोटेशियम कितने हैं 4, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के, इनमें से कुछ दिया हुआ होगा, एक पूछा हुआ होगा। हाँ 4 मोल्स ऑफ कार्बन एटम दिए हुए हैं, ये हैं 4 मोल्स, तो एन के आपका आ गया 4 × 4/6। तो ये आपका यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के सिंपली आ जाएंगे। इसको आप सीधे मोल कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं। देखिए सबसे अच्छा तरीका मोल कॉन्सेप्ट ही है, क्योंकि इसमें रेशो लेने में कुछ बच्चे गड़बड़ कर सकते हैं। जो दूसरा तरीका है मोल कॉन्सेप्ट वो सबसे अच्छा है, मैं तो उसी तरीके से करता था, लेकिन ये थोड़ा शॉर्ट है पर गलती होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं इसमें, पर आता ये मोल कॉन्सेप्ट से ही है। ठीक है, तो अब हमने पढ़ लिया अननोन सैम्पल प्रॉब्लम टाइप 3। अब हम पढ़ेंगे परसेंटेज कंपोजिशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आते हैं प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन। तो मैं इसको पॉज कर वीडियो को लिख देता हूँ क्वेश्चन, फिर हम पढ़ते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। हाँ, तो आप सभी ने देखा कि मैंने क्वेश्चन लिख ही दिए हैं परसेंटेज कंपोजिशन के। सबसे पहले हमें सीखना होगा कि परसेंटेज कंपोजिशन है। देखिए मान लीजिए आपने 2 दोस्तों ने मिलकर 100 रुपये का कंट्रीब्यूशन किया, जिसमें आपने दिए 60 रुपये, आपके दोस्त ने दिए 40 रुपये, तो 100 रुपये हुए आपके पास। अब कोई आपसे पूछे कि उन 100 रुपये में आपने जो भी चीज़ खरीदी, मान लीजिए कोई चीज़ खरीदी 100 रुपये की, बुक खरीदी एक, तो कोई आपसे पूछे कि इस बुक में आपका कितना कंट्रीब्यूशन है, तो आप कहेंगे कि मेरा कंट्रीब्यूशन है 60%, 40% है मेरे दोस्त का, क्योंकि 100 रुपये में से 60 रुपये मैंने दिए हैं। ठीक है, आप इसी तरीके से होता है क्या परसेंटेज कंपोजिशन, ऐसे ही केमिस्ट्री में हमें करना होगा। देखिए H2O है, जैसे इसके अंदर हमसे पूछेंगे कि जो H2O का मोलिकुलर वेट है 18, उसमें ये बताइए कि आप H का कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है उसके वजन में, वेट में। ऐसे ही ऑक्सीजन के यही सब निकालने हैं। तो वैसे तो इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा इतना बड़ा कोई फॉर्मूला नहीं। क्या है, परसेंटेज कंपोजिशन, किसी भी चीज़ का पूछा हो उसमें, जैसे कि कार्बन ले लेते हैं हम, मान लीजिए कार्बन कोई फार्मूला है, कैल्शियम कार्बोनेट मान लीजिए, ये फार्मूला सभी में लगेगा, लेकिन हम कार्बन का एग्जांपल लेकर इसको समझ रहे हैं। क्या परसेंटेज कंपोजिशन, कार्बन का मान लिया, तो नंबर ऑफ एटम ओ इन फार्मूला, यानी कि इस फार्मूले में कार्बन के कितने एटम हैं, जैसे यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे हम। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट एटम, यानी कि जिसका निकाल रहे हैं, किसका, कार्बन का निकाल रहे हैं, तो मॉलिक्यूलर वेट आपको 12 मैंने लिखवाया है। ठीक है, और आपको मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फार्मूला, यानी कि जो फार्मूला यानी सैंपल जो दिया हुआ है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट दिया हुआ है यहाँ पर, × 100, तो ये आपका इससे परसेंटेज कंपोजिशन आती है। क्या फॉर्मूले हैं, मतलब फॉर्मूला तो लिख दिया, क्या क्वेश्चन है देखते हैं। आंसर नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हम देख रहे हैं। क्या परसेंटेज ऑफ H बताइए किसके अंदर, H2O के अंदर। देखिए परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज H बताइए, नंबर ऑफ एटम इन द फॉर्मूला, कितने हैं फॉर्मूले में, 2 H2O में 2 H आते हैं, बिल्कुल सही बात। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट एटम, यानी हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 1 होता है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट फार्मूला, यहाँ पर फार्मूला क्या है, पानी, H2O है, तो इसका आता है 18। कैसे आता है वो सब आपको मैं समझा चुका हूँ, 2 + 16 होता है, इस तरीके से आता है 18 × 100 इस तरीके से आपकी आ गई इसमें परसेंटेज कंपोजिशन। ये 9 से कर दिया तो 100/9, तो H इसमें इतना % कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही दूसरा पार्ट में उन्होंने पूछा है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 1 एटम है, और मॉलिक्यूलर वेट कितना है ऑक्सीजन का, 16 अपॉन क्या फार्मूला का क्या वेट है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फार्मूला 18 × 100, तो आपका यहाँ पर ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 8/9 × 100। और जब भी आपको कोई 2 चीज़ निकालनी हो ना, जैसे कि आपको मैंने एक दोस्त की तरह बताया था, वो कि दोस्त वाला कि आपका 60% है तो दोस्त का कितने % है, तो 100 - 60 कर आपको निकालने की भी ज़रूरत नहीं, फार्मूला भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे आप कर सकते थे इसके लिए क्या, डायरेक्ट क्या कि 100 - 100/9, तो दूसरे की आ जाएगी ऑक्सीजन की क्या। इस तरीके से आप इसको सोल्व करें। 100 को हम क्या, इसके अंदर 100 को हम क्या कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं,
तो 1 - 1/9 हो गया, तो ये आ जाता है 8/9 इंटू 100। मतलब ये 2 के अंदर कर सकते हैं, या फिर अगर 3 भी हैं तो 2 को जोड़कर आप उसकी परसेंटेज 100 में से माइनस कर दीजिए, तीसरे की निकालने की ज़रूरत नहीं। जैसे निकाल भी लें तो इतना बड़ा कोई फॉर्मूला है नहीं। तो पहला क्वेश्चन अब हमें इससे समझ आ गया। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, मैं मिटा रहा हूँ इसे। ठीक है, अब है दूसरा क्वेश्चन कि ग्लूकोज के अंदर आप परसेंटेज कॉम्पोजिशन बताइए सभी एटम्स की, कार्बन की कितनी, हाइड्रोजन की कितनी, ऑक्सीजन की कितनी। तो इसी तरह हम उसे भी कर रहे हैं। आंसर नंबर 2 क्या, पहले परसेंटेज, ये परसेंटेज कार्बन निकाल रहे हैं। देखिए आपको ये याद होना चाहिए, इन्होंने वैसे दिया है मोलिकुलर वेट किसका, ग्लूकोज का, C6H12O6 180, लेकिन आपको याद होना चाहिए सुक्रोज, ग्लूकोज ये सब के इस्तेमाल होंगे किसके अंदर, वेरी यूज़फुल हैं क्या सॉल्यूशन के अंदर, आपको इनके याद होने चाहिए डायरेक्टली। क्या परसेंटेज कंपोजिशन, कितने एटम हैं इसमें, 6 एटम्स हैं कार्बन के, और कितना होता है मोलिकुलर वेट 12 होता है, और फार्मूला कितना वेट है 180 दिया हुआ है, और इंटू 100 करने के बाद आपको परसेंटेज कार्बन मिल जाएगी। दूसरा पार्ट क्या, परसेंटेज हाइड्रोजन हमें पूछा है, इसके अंदर हाइड्रोजन के कितने एटम है 12 एटम, मोलिकुलर वेट कितना होता है हाइड्रोजन का 1/180 इंटू 100, हमें इससे परसेंटेज हाइड्रोजन मिल जाएगी। तीसरा है पार्ट हमसे पूछा है परसेंटेज ऑक्सीजन क्या है, तो हम ऑक्सीजन कितने 6, कितना होता है 16, और आपको 180 इंटू 100 करने से ऑक्सीजन की परसेंटेज ऑक्सीजन आपको मिल जाएगी। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, और ये हमने सीखे। अब तीसरा क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है हालांकि इसी फॉर्मूले पर, ये पर इतना आसान नहीं, इसमें मतलब ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछा, पर है सिंपल ही क्वेश्चन ये भी। देखिए इन्होंने कहा एक वायरस है, वायरस बायोलॉजी में अभी हम पढ़ेंगे, बायोलॉजी में भी पढ़ा रहा हूँ मैं, जैसे क्या वायरस अभी हम पढ़ेंगे, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं हम वायरस और प्रियोन्स, वायरॉइड्स वगैरह को। ठीक है, वायरस एक, इसका मैं फार्मूला नहीं पता, वायरस का क्या फार्मूला मैं पता ही नहीं, और इन्होंने बाद में पूछ लिया हमसे मोलिकुलर वेट और मोलिकुलर मास ऑफ वायरस बताइए। तो वायरस के अंदर 3 सल्फर एटम हैं पर मॉलिक्यूल, उसके यानी कि एक जो उसका फॉर्मूला होगा उसके अंदर 3 सल्फर आते हैं, इतना हमें पता है। और इन्होंने कहा कि परसेंटेज बाय मास सल्फर का 0.32% है। तो आप हमें मोलर मास ऑफ वायरस बता दीजिए। पॉज कर करने की कोशिश कीजिए, आप इसे कर पाते हैं तो इस टॉपिक को आप अच्छे से सीख गए हैं क्या। अब मैं इसको आपको करके दिखा रहा हूँ। आंसर नंबर 3 बिल्कुल इसी क्वेश्चन जो मैंने फॉर्मूला लिखा है उसी पर बेस्ड है। इन्होंने कहा परसेंटेज ऑफ सल्फर, सल्फर यहाँ पर ऐसे ही सल्फर आ गया, क्या बताइए इन्होंने 0.32% आई बताइए इन्होंने, इज इक्वल्स टू, इन्होंने कहा नंबर ऑफ एटम इन फॉर्मूला कितना, इन्होंने कहा 3 सल्फर एटम आते हैं उसमें, तो 3 लिख दिया। मोलुलर वेट ऑफ सल्फर का क्या आपको पता नहीं है क्या, बिल्कुल पता है 32 होता है। और मोलिकुलर वेट ऑफ वायरस, यहाँ से हमें ये नहीं पता, और यही तो पूछा है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये नहीं पता, एक चीज़ ही तो नहीं पता, बिल्कुल आ जाएगा आराम से मोलिकुलर वेट ऑफ वायरस। और यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद आ गया मोलिकुलर वेट ऑफ वायरस। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अभी इसका एक प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन आया हुआ है, वो भी कराता हूँ, आप नोट कीजिए, मैं पॉज कर वो क्वेश्चन लिख देता हूँ। हाँ, तो 3 और क्वेश्चन लिख दिए हैं मैंने। क्या, ये एक नीट में आया हुआ क्वेश्चन है और ये भी सिंपल क्वेश्चन है। क्या है, हीमोग्लोबिन कंटेन करती है 0.334% ऑफ ऑक्सीजन बाय वेट। मोलिकुलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन इतना दिया हुआ है, Fe एटम जो इसका मोलिकुलर वेट 56 है, तो एक मोलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन के अंदर आप बताइए कितने आयरन आते हैं। देखिए हीमोग्लोबिन आपको पता है ब्लड में ऑक्सीजन कैरी करता है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, ये सब बातें हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस के अंदर, वो चैप्टर आपको पढ़ाऊँगा मैं। तो अभी देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्या, देखिए ये फॉर्मूला मैंने जो लिखा है सब क्वेश्चन कर देगा इसके जैसे, इसको भी करके दिखाता हूँ मैं। आंसर नंबर 4, इन्होंने कहा कि परसेंटेज ऑफ कितनी है आयरन की, 0.334% नंबर ऑफ एटम्स इन फॉर्मूला, यानी कि Fe की बात चल रही है, तो कितने हैं इसके, ये तो निकालना है, यही तो पूछा है। इसको आप लिख दीजिए x, मान लीजिए x, अब मल्टीप्लाई बाई मोलिकुलर वेट ऑफ दैट एटम, आयरन का 56 इन्होंने दिया भी हुआ है, लेकिन ये याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, वैसे देगा वो क्वेश्चन में।
और मोलिकुलर वेट ऑफ द फार्मूला यानी कि फार्मूला क्या, सैंपल यानी कि यहाँ पे हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन का इसने दिया होगा मोलिकुलर वेट, बिल्कुल सही 67200 दिया है, 67200 दिया हुआ है। तो आपका यहाँ से कितने एटम हैं ये आ जाएगा। इसको सोल्व करने के बाद, हालांकि 4 आता है, मैंने सोल्व किया है, तो आप भी करके देख लीजिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे सोल्व करूँगा वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो ये सिंपली क्वेश्चन, ये नीट का आया हुआ क्वेश्चन है और ये 4 इसका आंसर है, बिल्कुल सही बात। अब दूसरा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन जो है उसको देख लेते हैं। इन्होंने कहा फाइंड द मिनिमम मोलर मास ऑफ अ वायरस इफ परसेंटेज बाय मास ऑफ फॉस्फोरस इज 0.31। देखिए आंसर नंबर ये है 5। इसके अंदर फॉस्फोरस की बात की है इन्होंने, फॉस्फोरस को कहा है 0.31% है फॉस्फोरस। नंबर ऑफ एटम इन फॉर्मूला, फॉस्फोरस के कितने एटम है फॉर्मूले में ये नहीं दिया हुआ। और इन मोलिकुलर वेट ऑफ दैट एटम, फॉस्फोरस को आपको पता है कितना होता है 30। और आपसे क्या पूछा है, आप बता दीजिए मोलर मास वायरस का, यानी कि आप ये मोलिकुलर वेट ऑफ वायरस बता दीजिए। तो हमें ये तो बताया नहीं इसने कि नंबर ऑफ एटम इन द फॉर्मूला कितने हैं, लेकिन आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। थोड़ी सी ऐसे करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम। मिनिमम वर्ड क्या है, उन्होंने वर्ड यूज़ मिनिमम, जहाँ भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन में मिनिमम वर्ड दिखा जाए इसका मतलब है फॉस्फोरस है एक ही फॉस्फोरस एटम है। तो आप यहाँ पर एक है, और अब क्या, अब तो बस यही बचा हुआ है मोलिकुलर वेट ऑफ वायरस क्या है। तो मोलिकुलर वेट ऑफ वायरस आपका सोल्व करने के बाद क्लियरली आ जाएगा बड़ी आसानी से, ठीक है। तो ये हुआ क्वेश्चन। अब ये और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इन्होंने कहा कि Na2CO3 दो 10H2O के अंदर आप बताइए कि कितना परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है अगर मास ऑफ सैंपल है 286। तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, देखें आप आगे चलकर, आंसर नंबर है 6, आगे चलकर पढ़ेंगे जब आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह पढ़ेंगे। तो Na2CO3.10H2O जो है, ये वाली जो चीज़ होती है इसे कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं इसे। तो अब आप इस क्वेश्चन को कर दीजिए, क्या परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बताइए। तो हमें ये परसेंटेज पूछी है, ये आप बताइए हमें क्या परसेंटेज कितनी है। इसके अंदर क्या पूछा, इसके अंदर 10, ये होता है नंबर ऑफ एटम इन द फॉर्मूला, 10 एटम है पानी के। मोलिकुलर वेट कितना होता है 18, और नीचे होता है सैंपल का मोलिकुलर वेट, और तो इन्होंने दिया हुआ है 286। तो 286, तो आपको ये सीधी परसेंटेज मिल जाएगी। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन टाइप 4 यहाँ पर ख़त्म होती है। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब हम पढ़ेंगे डेंसिटीज़ की टर्म्स, जो हमने रिलेटिव डेंसिटी और ये सब बातें की थी, किस किस टाइप की डेंसिटीज़ है। तो मैं इसे मिटा देता हूँ और शुरू करते हैं डेंसिटीज़ की सारे टर्म्स और उस पर न्यूमेरिकल्स, ठीक है। हाँ, तो डेंसिटीज़ कितने टाइप की होती है ये मैंने लिखी है। अब हम एक एक कर इनके टाइप पढ़ेंगे, डेंसिटी टर्म्स। सबसे पहली है एब्सोल्यूट डेंसिटी, सबसे पहली है एब्सोल्यूट डेंसिटी, जो इसको हम नॉर्मली डेंसिटी भी कहते हैं, डेंसिटी, ठीक है। ये होती है नॉर्मल डेंसिटी, यानी कि वेट अपॉन वॉल्यूम, वेट अपॉन वॉल्यूम। इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट होगी वेट की, क्या यूनिट होती है आपकी ग्राम बाई ml, ये है वॉल्यूम की यूनिट, ठीक है। CGS MKS यूनिट, ये हम फिज़िक्स में पढ़ेंगे, यूनिट डायमेंशन में ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये होती है नॉर्मल डेंसिटी। मैंने आपको पहले बताया था डेंसिटी आपको किस तरीके से समझें कि एक शहद और वाटर, शहद की डेंसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो डेंसिटी का हमने ये पहला फार्मूला पढ़ा। इसकी एक फर्दर फॉर्म और पढ़ाता हूँ मैं आपको, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपको इसके लिए पहले एक इक्वेशन पता होनी चाहिए, PV = nRT। ये वाली इक्वेशन जो गैसियस स्टेट आपका चैप्टर आने वाला है, 5वां चैप्टर क्लास 11th का, उसके अंदर ये इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये समझ लीजिए कि ये ही इक्वेशन चलती है पूरे चैप्टर में। हालांकि थोड़ा इसमें वेरिफिकेशन करते हैं हम, उस चैप्टर के अंदर देखेंगे, लेकिन अब ये इक्वेशन देखिए। P होता है प्रेशर, V होता है वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल्स, ये होता है आपका
कांस्टेंट है आपका गैस कांस्टेंट 8.314, इसकी भी वैल्यू डिफ़र करती है, लेकिन अभी आप सीधा सीधा देखिए टेम्परेचर है, तो हम n को क्या लिख सकते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, इसको मैं m लिख रहा हूँ, और RT, ठीक है। तो ये है PV, ठीक है। और आपको पता है अगर मैं मास को इधर ले जाऊँ, वॉल्यूम को इधर ले आऊँ, यानी कि PM इज इक्वल्स टू वेट अपॉन वॉल्यूम RT है, इसलिए क्या मैंने, क्योंकि हम इसको फिर क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी, इसको हम लिख सकते हैं डेंसिटी DRT PM, और इसको सीधा सीधा अब हम क्या लिख सकते हैं, D इज इक्वल्स टू PM अपॉन RT। इस पर क्वेश्चन सीधे सीधे आए हैं, ये सीधी सीधी क्वेश्चन यूज़ होती है। डेंसिटी इज इक्वल्स टू PM अपॉन RT, इसको मैंने कैसे याद रखा है, D से क्या मतलब धासु PM रहे थे, धासु PM रहे थे, इसको मैंने इस तरीके से याद कर रखा है, आप भी याद कर लीजिए, या आप कोई भी फंडा बना सकते हैं अपनी तरफ से। तो ये मॉडिफिकेशन है। तो इसमें हमने देखा कि डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर वेट के, आप इसे याद रखेंगे। तो ये हमने पहली पढ़ी एब्सोल्यूट डेंसिटी या डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी का क्या मतलब है, रिलेटिव डेंसिटी का क्या मतलब है, रिलेटिव, इसमें वर्ड ही पहली बात रिलेटिव आ रहा है। रिलेटिव मतलब आप किसी से इसको कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है आपकी रिलेटिव डेंसिटी। दूसरी टाइप की डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे हम रिलेटिव डेंसिटी ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू y, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम करेंगे डेंसिटी ऑफ x अपॉन डेंसिटी ऑफ y, मतलब हम एक तरीके से डेंसिटीज़ का रेशो देख रहे हैं इसके अंदर। तो ये होगा यूनिटलेस, क्योंकि इसकी डेंसिटी भी, ऊपर भी डेंसिटी है नीचे भी डेंसिटी है, तो ये होगा आपका यूनिटलेस क्वांटिटी, यूनिटलेस क्वांटिटी होगी। तो बस यही है। और अगर यही चीज़ मैं आपको डेंसिटी ऑफ y की जगह मैं लिख देता हूँ क्या, वाटर H2O, यानी कि डेंसिटी ऑफ पानी जो होती है 1 ग्राम पर ml, और तो ये हो जाएगी आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। उसको भी अभी ख़त्म कर देते हैं, क्या है रिलेटिव, नहीं सॉरी स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो वो है क्या, ऑफ x की निकाल रहे हैं, यानी कि डेंसिटी ऑफ x अपॉन डेंसिटी ऑफ H2O, जो होती है क्या 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर मिलीलीटर। तो ये हुआ सिंपल सी चीज़, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं वेपर डेंसिटी, ये इम्पोर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। न्यूमेरिकल्स तो इनमें से सभी पर बनते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये खासकर आपका चैप्टर है इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, उसके अंदर भी आएगी। तो हम अब पढ़ते हैं क्या, वेपर डेंसिटी। तीसरी है वेपर डेंसिटी। अब हम इसके बाद इसके वो करेंगे क्या, न्यूमेरिकल्स। देखिए इसके अंदर क्या है, वेपर डेंसिटी के अंदर डेंसिटी ऑफ, देखिए अगर हम वेपर डेंसिटी किसकी बात कर रहे हैं, x की बात कर रहे हैं, तो आप सीधे सीधे देखिए डेंसिटी ऑफ x, डेंसिटी ऑफ x अपॉन डेंसिटी ऑफ H2, या सीधा सीधा लिख लीजिए क्या, डेंसिटी ऑफ x अपॉन डेंसिटी ऑफ H2। पहला तो वेपर डेंसिटी ऑफ x, पहला फॉर्मूला हो गया इसका ये, ठीक है। अब दूसरी एक और फॉर्म है इसकी, क्या, वेपर डेंसिटी होती है क्या, मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास कह लीजिए, मोलर मास। वेट और मास मैंने कहा केमिस्ट्री में एक तरीके से सेम ही मानते हैं, लेकिन फिजिक्स में अंतर होता है। हम पढ़ते हैं मास चेंज होता नहीं होता, वेट चेंज होता है। वेट चेंज हो जाता है, जैसे हम मून पर चले गए 1/6 होता है, हम ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे ये सब बातें। तो वेपर डेंसिटी x की मॉलिक्यूलर मास ऑफ x अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2। हम ऐसा क्यों कह पा रहे हैं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था डेंसिटी मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई थी, किससे आई थी, धासु PM रहे थे, धासु PM रहे थे से आई थी। तो इसको हम लिख सकते हैं मोलर मास ऑफ x
यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं x, और आपको पता है H2 का कितना होता है 2, वेपर डेंसिटी किसकी x की, तो ये आपका दूसरा फॉर्मूला हो गया। और इसको हम मॉडिफाई कर लिख सकते हैं क्या, वेपर ये इसको लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी ऑफ x। ये आपके फॉर्मूले, एक तरीके से 3 नहीं है तो 2 ही फॉर्मूले, ये आपके फॉर्मूले बन गए। इन पर आपके न्यूमेरिकल्स भी हम देखेंगे, ठीक है। तो मैं आपको इस कर इसको एक बार और देख लेते हैं, मतलब सारा रिलेशन। वेपर डेंसिटी अगर हम x की बात करते हैं तो वो डेंसिटी ऑफ x अपॉन डेंसिटी ऑफ H2 होती है, और इसको हम ये भी लिखते हैं क्या, मोलर मास ऑफ x अपॉन मोलर मास ऑफ क्या H2, और इसको हम क्या भी लिखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं मोलर मास ऑफ क्या x अपॉन 2। तो ये आपकी वेपर डेंसिटी की कहानी हुई ख़त्म। ये यहाँ पर 2 है H2, ठीक है। तो अब हम इसके न्यूमेरिकल्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। मैं वीडियो पॉज कर इसके न्यूमेरिकल लिख देता हूँ, फिर आपको उनको एक्सप्लेन करूँगा। हाँ, तो मैंने न्यूमेरिकल्स लिख दिए हैं बेस्ड ऑन द डेंसिटीज़, 5 न्यूमेरिकल्स लिखे हैं। फिर इसके बाद ये आपका टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो देखते हैं एक एक न्यूमेरिकल को। सबसे पहला न्यूमेरिकल जो है ये हम पढ़ रहे हैं टाइप 4, सबसे पहला न्यूमेरिकल, ठीक है। इन्होंने कहा वेपर डेंसिटी ऑफ अननोन गैस इज़ 14। तो गैस में भी गैस क्या हो सकती है, तो ये गैस कौन सी होगी ये तो हमें पता जब ही चलेगा जब हमें मॉलिक्यूलर वेट पता होगा, तभी हम बता सकते हैं इसमें। तो इसके लिए फॉर्मूला याद आना चाहिए आपको क्या, वेपर डेंसिटी किसी भी की भी होती है मॉलिक्यूलर मास यानी कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ x बाई 2। वेपर डेंसिटी हमें दी हुई है कितनी 14, ये मल्टीप्लाई में आकर 2, तो मॉलिक्यूलर मास हमें पता चल गया क्या, ये आ गया 28 मॉलिक्यूलर मास। तो अब ये 28 हम देखेंगे कि किसका है, N2 14, N का होता है 14 मॉलिक्यूलर वेट और 2 है तो 28, यहाँ भी 28 बिल्कुल सही, ये गैस हो सकती है। ध्यान रखना पहला ऑप्शन अगर सही आ रहा है तो आप ध्यान रखना वो कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर सकता है, आगे 1 2 3 भी दे सकता है। जैसे कि ये क्वेश्चन इसमें देखिए, जैसे 2 है 2 3 है तो आपको अलर्ट है, एकदम से सारे ऑप्शन चेक करने चाहिए। CO कार्बन का होता है 12, इसका होता है 16, तो आपका ये भी 28 आ रहा है। और C2H4 कार्बन का होता है 12 12 दूनी 24, 24 और 4 28, ये भी आ रहा है। तो ये तीनों आ रहे हैं, तो इसका डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव इन्होंने दिया हुआ है, बिल्कुल सही जाता है जो, ठीक है। पहला क्वेश्चन काफ़ी इजी था। हम अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा दूसरा क्वेश्चन, आंसर नंबर 2 क्या है। इन्होंने कहा इफ वेपर डेंसिटी ऑफ, ये कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है 98 है, तो आपको x बताना है कितना होगा। देखिए हम यही फॉर्मूला फिर से इस्तेमाल करने वाले हैं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मोलर मास ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, कोई दिक्कत नहीं, इस 2 को इधर ले आया, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी दी हुई है कि हाँ 98 दी हुई है, ठीक है। तो ये हो गया 196। तो अब हम ये कैसे निकालेंगे, देखिए मॉलिक्यूलर वेट इस फॉर्मूले का लिखेंगे हम, Fe का 56 होता है। देखिए इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, आपको याद होना चाहिए था। 56 प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड का कितना 12 प्लस 16x मल्टीप्लाई बाई x, क्योंकि वो नीचे x लिखा हुआ है, अगर नीचे 2 होता तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं हम। तो ये हो गया कितना 28x, 196 माइनस 56, यहाँ पे माइनस 56, ठीक है। तो ये कितना आ गया 04128x, तो x यहाँ से आ गया 140 बाई 28। अगर हम इसे 7 से काट दें, 4 ज़ा 2 ज़ा 5, यहाँ से हमारा x आ गया 5। ये ध्यान रखने की बात है। इस तरीके से हम मॉलिक्यूलर वेट जिसको x नहीं पता होता उसको ऐसे लिखते हैं, और यहाँ से हमारा आंसर आ गया 5, बिल्कुल सही बात। अब हम इसको मिटा रहा हूँ मैं, तीसरे क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। अब हम वेपर डेंसिटी के क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये अभी चलकर आगे इक्विलिब्रियम में भी आएगा आपका। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस इज 12, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स of that gas in 0.5
0.06 ग्राम। तो मोल्स इन्होंने पूछा है, आंसर नंबर 3। इन्होंने हमसे मोल्स पूछे हैं। मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है? एन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। बिल्कुल सही बात है। तो इन्होंने वज़न दिया है 0.06 ग्राम, 0.06 ग्राम। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट कोई गैस दी हुई होगी, क्वेश्चन 3 कर रहे हैं, तो गैस तो इन्होंने नहीं दी। तो मॉलिक्यूलर वेट हम, हाँ इन्होंने वेपर डेंसिटी दी हुई है। मॉलिक्यूलर वेट हम निकाल सकते हैं कैसे? ये रहा मॉलिक्यूलर वेट वाला फॉर्मूला। इसको अगर 2 को इधर ले आऊँ, इसको लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू वेपर डेंसिटी लिख सकता हूँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो एन, मॉलिक्यूलर वेट हमने कैसे निकाला? ये निकाला हमने वेपर डेंसिटी की मदद से। क्या? 0.06/2 इंटू वेपर डेंसिटी कितनी दी हुई है? वेपर डेंसिटी दी हुई है इसकी 12। ये रहा। इसको सोल्व करने के बाद 10⁻², 10⁻², ये हो गया 2, 10⁻² ये हो गया 4। तो ये लिख सकते हैं हम 100 इंटू 10⁻⁴/4, ये हो गया 25 इंटू 10⁻⁴। ये समझ आ रहा है मैंने क्या किया है? यहाँ पे मैंने इंटू 100 कर दिया, तो इसको मुझे पावर में भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो मैंने इसको कर ये आ गया आंसर हमारा, आ गया क्वेश्चन नंबर 3। इसमें ऑप्शन नहीं थी, तो डायरेक्ट क्वेश्चन था। तो ये रहे आपके मोल्स। मैंने कहा था मोल कॉन्सेप्ट आगे चलकर कहीं भी यूज़ हो सकता है बीच में। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 4। आप नोट करते जाएं, साथ साथ क्वेश्चन खुद भी करने की ट्राई किया करें, पॉज कर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 4 टीचर कराता रहेगा, जब तक आप खुद नहीं करोगे तो आपको करने नहीं आ सकते जब तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ H2SO4। आंसर नंबर 4 कर रहे हैं हम। क्या? H2SO4 की है 1.5। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 इन 40 ml ऑफ इट। स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है। ध्यान देने की बात ये रही, स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी ऑफ एक्स अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, वो होती है 1। तो इस तरीके से हो गई स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ एक्स अपॉन 1। लिखो ना लिखो एक ही बात है। ठीक है, तो अब आ गई स्पेसिफिक ग्रेविटी। देखिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ एक्स अपॉन 1। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है, इसका मतलब हमें डेंसिटी दी हुई है 1.5 इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ एक्स। एक्स यहाँ पे क्या है? H2SO4 है, यानी कि डेंसिटी ऑफ H2SO4 हमें मिल गई। ठीक है, अब हमें निकालने हैं मोल्स, जिसके लिए इन्होंने दे रखा है क्या? वॉल्यूम। वॉल्यूम दे रखा है, बट यहाँ पे STP नहीं दिया हुआ, जिससे कि हम वॉल्यूम वाला वो फॉर्मूला लगा लें। क्या? वॉल्यूम अपॉन 22.4 वाला। ठीक है, तो हमें कुछ इसमें से ही करना होगा। क्या हम इसे कर सकते हैं? 1.5 तो दिया हुआ है। डेंसिटी को हम लिख सकते हैं वेट अपॉन वॉल्यूम लिख सकते हैं। वॉल्यूम हमें दिया हुआ है कितना? 40 ml। तो ये आ गया 15, इसको इधर ले आएंगे 40, 1.5 है सॉरी, और ये हो गया वेट। तो वेट इस तरीके से आ गया हमारा 60 ग्राम। किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो पर ये क्वेश्चन अभी पूरा नहीं हुआ, इसमें हमें मोल्स पूछे हैं। तो मोल्स निकालने के लिए वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, इस वाले क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर वेट हमें दिया हुआ है क्योंकि H2SO4 है जिसका 98, वरना ये में हम खुद भी निकाल सकते थे फॉर्मूले से, और ये 60। इस तरीके से आपको सिंप्लीफाई करने के बाद इसके मोल्स मिल गए। ठीक है, 4 हम क्वेश्चन कर चुके। अब ये 5वां एक और क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा मिस्टेकन पॉइंट हो सकते हैं, इसमें गलती हो सकती है। खैर ये तो वैसा ही है बिल्कुल। विच इज़ यूनिटलेस, इनमें से कौन सी यूनिटलेस है? ठीक है, देखते हैं। डेंसिटी, डेंसिटी नहीं, एब्सोल्यूट डेंसिटी क्यों यूनिटलेस है? क्योंकि ये तो होती है मास अपॉन वॉल्यूम, जिसकी यूनिट थी ग्राम अपॉन मिलीलीटर, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी इसका क्या फॉर्मूला लिखवाया था मैंने? डेंसिटी ऑफ एक्स अपॉन डेंसिटी ऑफ वाई। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू वाई, डेंसिटी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ एक्स अपॉन डेंसिटी ऑफ वाई। हमने पढ़ा, तो ये भी ये यूनिटलेस है। हाँ, क्योंकि डेंसिटी ऊपर भी डेंसिटी, नीचे भी डेंसिटी। ठीक बात। अब है वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला ये रहा, जैसे मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बाई 2 वेपर डेंसिटी। अब आप समझने की कोशिश कीजिए। वेपर डेंसिटी का हमने फॉर्मूला पढ़ा था डेंसिटी ऑफ एक्स अपॉन डेंसिटी ऑफ H2। तो ये भी डेंसिटी है, ये भी डेंसिटी है, दोनों डेंसिटी, डेंसिटी की डेंसिटी कट गया, तो ये भी यूनिटलेस है, ये भी यूनिटलेस है। ठीक है, तो ये यूनिटलेस हो गई, ये यूनिटलेस हो गई, ये बिल्कुल भी नहीं है यूनिटलेस।
और स्पेसिफिक ग्रेविटी ये रही डेंसिटी ऑफ एक्स, यानी कि इसकी डेंसिटी वाली यूनिट हो गई, तो ये भी आपने मना कर दी। तो आपने इस तरीके से आंसर लगा दिया 2 और 3। लेकिन ये हो गया गलत। क्यों गलत क्यों हो गया? आपने ये वाला फॉर्मूला जो लिखा है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एक्स डेंसिटी ऑफ एक्स अपॉन 1, तो आपने ये वाला फॉर्मूला इसका मान लिया, ठीक है। लेकिन ये न्यूमेरिकली ठीक है। कैसे? क्योंकि इस तरीके से तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की जो डायमेंशन आ रही है, यूनिट आ रही है, वो डेंसिटी के जितनी आ रही है। लेकिन स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था डेंसिटी ऑफ एक्स अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, जो कि 1 थी। न्यूमेरिकली तो सही आएगा इक्वल टू रख के, लेकिन ये भी यूनिटलेस है, ये डेंसिटी ये भी डेंसिटी, तो आपका ये डेंसिटी ये वाली चीज़ भी यूनिटलेस है। ये आपका गलत हो गया। इसका आंसर होना चाहिए 2, 3, 4। तो ये आपका आंसर ये हो गया। इस पर ध्यान देने की बात है। तो इस तरीके से अब हम इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। हमने इसमें डेंसिटीज़ पढ़ी, परसेंटेज कॉम्पोजिशन पढ़ा, और हमने न्यूमेरिकल्स करने सीखे, जिसके अंदर हमने 3 तरीके से आपको न्यूमेरिकल्स कराए। इस तरीके से आप अननोन सैंपल को कोई भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। मैंने आपको बार बार इसीलिए बेसिक पढ़ाया था पहले, क्या आप मोलिकुलर वेट ये सब सीखें, मोल कॉन्सेप्ट सीखें, क्योंकि अब देखा आपने इन क्वेश्चंस में डायरेक्टली मोल कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है। तो अब आपको आगे हम पढ़ाएंगे क्या एवरेज एटॉमिक मास, अभी एम्पिरिकल फार्मूला बचा हुआ है और सॉल्यूशन से रिलेटेड चीज़ें बची हुई हैं। तो हम ये अगली वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। तब तक आप पढ़ाई करते रहें, और यहाँ तक कि आप क्वेश्चन भी लगा सकते हैं किसी भी मॉड्यूल के, या फिर जहाँ से आपका मन करे वहाँ से लगाए। तो ठीक है, थैंक यू। तब तक पढ़ाई करते रहें। लेकर आते हैं जल्दी दूसरी वीडियो, इसके बाद की पार्ट 3।